3 जून 1984 अमृतसर, पंजाब। स्वर्ण मंदिर परिसर के ऊपर आसमान असामान्य रूप से भारी महसूस हो रहा था, जैसे हवा में किसी अनदेखे तूफान की आहट घुल चुकी हो। हर दिशा में फैली खामोशी के भीतर एक अजीब सा कंपन था, जो केवल उन लोगों को महसूस हो रहा था जो आने वाले कुछ घंटों की भयावहता से अनजान थे। स्वर्ण मंदिर, जो वर्षों से श्रद्धा, शांति और आस्था का प्रतीक रहा था, उस रात एक युद्ध भूमि में बदलने की कगार पर खड़ा था। सरोवर का शांत जल, जो सामान्य दिनों में आध्यात्मिक शांति का दर्पण होता था, अब अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसकी सतह पर पड़ती हल्की रोशनी भी किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। दिल्ली में उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दफ्तर में चारों ओर फाइलों का ढेर, खुफिया रिपोर्ट्स और लगातार आ रही सूचनाएं इस बात का संकेत दे रही थीं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कई महीनों से पंजाब में बढ़ते उग्रवाद, हथियारों का जमावड़ा और स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर जटिल किलेबंदी की खबरें लगातार सरकार तक पहुंच रही थीं। जरनैल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थकों ने मंदिर परिसर को एक मजबूत गढ़ में बदल दिया था, जहां से वो अपनी विचारधारा और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया था, बल्कि एक सशस्त्र चुनौती बन चुका था, जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा को सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी के चेहरे पर उस रात एक गहरी कठोरता थी, लेकिन उसके भीतर छिपा द्वंद्व भी उतना ही स्पष्ट था। एक तरफ देश की एकता और सुरक्षा का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ एक पवित्र स्थल पर सैन्य कार्यवाही का भारी निर्णय। ये वो क्षण था जहां हर विकल्प अपने साथ गंभीर परिणाम लेकर खड़ा था। अंततः निर्णय लिया जा चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जाएगा। ये निर्णय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। अमृतसर में सेना धीरे धीरे अपने अंतिम मोर्चों पर तैनात हो रही थी। जनरल अरुण श्रीधर वैद्य के नेतृत्व में तैयार की गई रणनीति को अब जमीन पर उतारने का समय आ गया था। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, जिन्हें इस ऑपरेशन का सीधा नेतृत्व सौंपा गया था, अपने सैनिकों के साथ अंतिम तैयारियों में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर एक संतुलित कठोरता थी, लेकिन उनकी आंखों में उस निर्णय का भार साफ झलक रहा था, जिसे निभाना अब उनका कर्तव्य बन चुका था। ये केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसमें हर कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के करीब कदम बढ़ाया, सेना की हलचल मंदिर परिसर के चारों ओर तेज हो गई। अंधेरे में चलते सैनिकों की परछाइयां, उनके हथियारों की चमक और धीरे धीरे बढ़ती घेराबंदी इस बात का संकेत दे रही थी कि अब टकराव अवश्यंभावी है। अंदर भिंडरानवाले और उनके समर्थक पहले से तैयार बैठे थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि ये घड़ी कभी भी आ सकती है, और उन्होंने अपने बचाव के लिए हर संभव तैयारी कर रखी थी। मंदिर परिसर के भीतर बंकर, मशीन गन की पोजीशन और रणनीतिक ठिकाने इस बात का प्रमाण थे कि ये केवल एक घेराबंदी नहीं, बल्कि एक पूर्ण युद्ध की तैयारी थी। 5 जून 1984 सुबह जैसे ही पहली किरणें आसमान में फैलनी शुरू हुई, गोलियों की आवाज ने उस शांति को चीर दिया जो वर्षों से उस स्थान की पहचान रही थी। सेना ने अपने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी। हर दिशा से बढ़ते सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां और रणनीतिक मूवमेंट इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि ये संघर्ष अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। सरोवर के किनारे, मंदिर की दीवारों के आसपास और हर गली में गूंजती गोलियों की आवाजें उस रात को इतिहास के सबसे काले पलों में बदल रही थीं। ये केवल दो पक्षों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे निर्णय का परिणाम था जिसमें हर परिणाम दर्द और विनाश लेकर आने वाला था। मंदिर की पवित्रता, लोगों की आस्था और राजनीतिक मजबूरियों के बीच जो टकराव उस रात हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर बीतते घंटे के साथ नुकसान बढ़ता जा रहा था और स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। 6 जून 1984 अमृतसर, रात अपने सबसे घने अंधकार में डूबी हुई थी, और उसी अंधेरे के बीच स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। हर दिशा से आती गोलियों की गूंज, विस्फोटों की तीखी आवाजें और टूटती संरचनाओं की खड़खड़ाहट ने उस पवित्र स्थान को एक भयावह युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। अकाल तख्त के आसपास सबसे भीषण टकराव हो रहा था, जहां सशस्त्र समूहों ने अपनी अंतिम रक्षा पंक्तियां बना ली थीं। भारतीय सेना हर कदम बेहद सावधानी और रणनीतिक दबाव के साथ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सामने केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें हर मोड़ पर घात लगाई गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के लिए ये केवल सैन्य कौशल का परीक्षण नहीं था,
बल्कि मानसिक संतुलन की भी सबसे कठिन परीक्षा थी। हर आदेश, हर निर्णय अपने साथ एक भारी परिणाम लेकर आ रहा था। मंदिर की संरचना को न्यूनतम क्षति पहुंचाने का निर्देश स्पष्ट था, लेकिन परिस्थितियां उस सीमा को लगातार चुनौती दे रही थीं। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ रही थी, प्रतिरोध और भी तीव्र होता जा रहा था। मशीन गनों की लगातार फायरिंग और छिपे हुए ठिकानों से हो रहे हमले इस बात का संकेत दे रहे थे कि अंदर बैठे लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच अकाल तख्त के भीतर जरनैल सिंह भिंडरनवाला अपने समर्थकों के साथ अंतिम मोर्चे पर डटे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान के निशान तो थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अडिग दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। ये वो क्षण था जहां पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा था। चारों ओर से घिर चुके इस समूह के लिए ये संघर्ष अब अस्तित्व की अंतिम लड़ाई बन चुका था। हर गुजरते मिनट के साथ गोलियों की आवाज और तेज होती जा रही थी और वातावरण में फैलता धुआं दृश्य को और भी धुंधला बना रहा था। जैसे ही सुबह की पहली हल्की रोशनी ने अंधेरे को चीरना शुरू किया, स्थिति स्पष्ट होने लगी। अकाल तख्त के आसपास भारी क्षति हो चुकी थी। संरचना के कई हिस्से टूट चुके थे और संघर्ष की तीव्रता अपने चरम पर पहुंचकर अब धीरे धीरे थमने लगी थी। सेना ने धीरे धीरे पूरे परिसर पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। हर कोने की तलाशी ली जा रही थी और बचे हुए प्रतिरोध को समाप्त किया जा रहा था। उस सुबह जब सूरज पूरी तरह उगा, स्वर्ण मंदिर परिसर एक अलग ही सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो केवल युद्ध के बाद ही जन्म लेता है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपी थी भारी कीमत। अकाल तख्त को हुई क्षति, परिसर में फैली तबाही और अनेक जानों का नुकसान, इन सब ने इस ऑपरेशन को एक गहरे विवाद और पीड़ा का कारण बना दिया। ये केवल एक सैन्य सफलता या विफलता का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये उन भावनाओं का विस्फोट था जो पूरे देश में फैलने वाला था। पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में इस घटना की गूंज सुनाई देने लगी थी। दिल्ली में इंदिरा गांधी तक जब इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी पहुंची, तो ये स्पष्ट हो चुका था कि निर्णय ने अपना परिणाम दे दिया है, लेकिन इसके प्रभाव अब शुरू हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में असंतोष की लहर उठने लगी थी। धार्मिक भावनाओं को लगी चोट ने समाज के भीतर गहरे विभाजन को जन्म देना शुरू कर दिया था। ये केवल एक घटना नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चिंगारी बन चुकी थी जो आने वाले समय में और बड़े विस्फोट का कारण बनने वाली थी। अगले कुछ महीनों में इस ऑपरेशन के प्रभाव और भी स्पष्ट होने लगे। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के लगभग 9:20 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के भीतर एक और भयावह अध्याय लिखा जाने वाला था। इंदिरा गांधी, जो उस समय तक इस निर्णय के परिणामों का सामना कर रही थीं, अपने ही सुरक्षा घेरे के भीतर एक अप्रत्याशित हमले का शिकार बन गई। ये घटना केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि उस पूरे घटनाक्रम की परिणति थी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ शुरू हुआ था। देश एक बार फिर अराजकता और शोक में डूब गया। इसके बाद जो हुआ उसने भारत के सामाजिक ताने बाने को और गहरे घाव दिए। दंगों की आग, निर्दोष लोगों की पीड़ा और व्यवस्था की विफलता ने इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐसी त्रासदी में बदल दिया जिसकी गूंज आज भी महसूस की जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो एक सैन्य निर्णय के रूप में शुरू हुआ था, अंततः एक ऐसे अध्याय में बदल गया जिसने भारत के इतिहास, राजनीति और समाज पर अमिट छाप छोड़ दी। जून 1984 के बाद के दिन अमृतसर से लेकर दिल्ली और फिर पूरे देश में फैलती एक अदृश्य लहर का रूप ले चुके थे, जिसमें भय, क्रोध और असुरक्षा की मिश्रित भावना हर दिशा में महसूस की जा रही थी। स्वर्ण मंदिर परिसर की दीवारों पर पड़े निशान केवल गोलियों और विस्फोटों के नहीं थे, बल्कि वे उस गहरे घाव के प्रतीक बन चुके थे जो करोड़ों लोगों की आस्था पर लगा था। अकाल तख्त की टूटी संरचना, बिखरे हुए अवशेष और उस स्थान का बदला हुआ स्वरूप इस बात की गवाही दे रहा था कि ये घटना केवल कुछ घंटों की नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव की शुरुआत थी। पंजाब के गांवों और शहरों में इस ऑपरेशन की खबरें अलग अलग रूपों में पहुंच रही थीं। कहीं इसे एक आवश्यक कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा था, तो कहीं इसे एक गहरी चोट के रूप में महसूस किया जा रहा था। ये विभाजन केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे समाज के भीतर दरारें पैदा करने लगा। खुफिया एजेंसियां और प्रशासन लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भावनाओं की तीव्रता किसी भी रणनीति से कहीं अधिक जटिल साबित हो रही थी। नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों में भी एक असामान्य बेचैनी थी। निर्णय लेने वालों को यह एहसास होने लगा था कि इस एक कदम ने कितनी दूर तक असर डाला है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति पर नजरें टिक गई थीं। विदेशी मीडिया, कूटनीतिक हलकों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस ऑपरेशन पर लगातार चर्चा हो रही थी। हर कोई इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एक पवित्र स्थल के भीतर सैन्य कार्रवाई का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया और उसके परिणाम क्या होंगे। समय बीतने के साथ साथ इस घटना के प्रभाव और भी गहरे होते गए। 1984 के अंत तक देश ने जो कुछ देखा वो केवल राजनीतिक घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक उथल-पुथल थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। दंगों की आग में झुलसते शहर, अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करते लोग और व्यवस्था की सीमाएं, ये सब मिलकर उस दौर की एक भयावह तस्वीर पेश कर रहे थे। ये वो समय था जब विश्वास, जो किसी भी समाज की नींव होता है, सबसे अधिक कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल इतिहास की एक घटना नहीं रह गया, बल्कि ये एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो ये दर्शाता है कि जब राजनीतिक निर्णय, धार्मिक भावनाएं और सुरक्षा की जरूरतें आपस में टकराती हैं तो परिणाम कितने जटिल और दूरगामी हो सकते हैं। ये कहानी केवल उस रात की नहीं है जब गोलियां चलीं, बल्कि ये उन अनगिनत दिनों और रातों की भी है जो उसके बाद आए, जिनमें लोगों ने उसके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस किया। आज भी जब उस घटना को याद किया जाता है तो केवल सैन्य रणनीति या राजनीतिक निर्णयों की बात नहीं होती, बल्कि उस मानवीय मूल्य की भी चर्चा होती है जो उस समय चुकाया गया था। ये एक ऐसी याद बन चुकी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन उसकी गूंज आज भी समाज के भीतर कहीं ना कहीं सुनाई देती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने भीतर केवल एक ऑपरेशन की कहानी नहीं समेटे हुए है, बल्कि ये उस जटिलता की कहानी है जो किसी भी राष्ट्र के सामने तब खड़ी होती है जब उसे अपने ही भीतर के संकट का सामना करना पड़ता है। इस पूरी कथा के अंत में केवल एक सन्नाटा बचता है, एक ऐसा सन्नाटा जो सवालों से भरा हुआ है, जिनका उत्तर समय के साथ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यही सन्नाटा इस कहानी को और भी गहरा और भी भयावह बना देता है, क्योंकि इसमें केवल अतीत की गूंज नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी भी छिपी हुई है।